श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, राम भक्तों का उत्साह भी अपने चरम पर पहुंच गया है। भव्य राम मंदिर के निर्माण की कई सारी तस्वीरें अब तक हम आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राम मंदिर की वो खासियत जो उसे और भी अद्भुत और अद्वितीय बना देती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब से थोड़ी ही देर पहले मंदिर की विशेषताएं बताई हैं, वो आपको बताते हैं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की तरफ देखी जाए तो 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। मंदिर में कुल 392 खंबे होंगे, 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और पहले तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खंभों और दीवारों में देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां भी यहां पर उकेरी जा रही हैं। मंदिर के प्रवेश पूर्व दिशा की तरफ से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से इसका प्रवेश होगा। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था भी बाकायदा की जाएगी। मंदिर के चारों तरफ आयताकार 4 दीवारी रहेगी। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई होगी 14 फीट की। 4 दीवारी के चारों कोनों पर सूर्य देव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा होंगी, वहीं दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य, निषादवराज और माता शबरी, इसके साथ साथ ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को भी समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां पर जटायु प्रतिमा की स्थापना भी कर दी गई है। तो ये सब खासियत होगी इस मंदिर की। मंदिर की सजावट और उसकी भव्यता में कोई कमी ना रहे, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही मंदिर की मजबूती भी सुनिश्चित की गई है। मंदिर परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं का विशेष प्रबंध है ताकि श्रद्धालु को किसी किस्म की असुविधा ना हो। तो बता दें आपको, मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट यानी आरसीसी बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाया है। मंदिर परिसर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पावर स्टेशन, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था की गई है ताकि बाहरी संस्थानों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नान अगर, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण, जल संरक्षण पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। तो देखिए, जैसे जैसे 22 जनवरी करीब आ रही है, राम का नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर भी भक्त काफी उत्साहित देखे जा सकते हैं। शहर शहर राम की धुन नजर आ रही है। आपके सामने 6 तस्वीरें बता रही हैं कि राम का नाम कैसे उल्लास की वजह बन गया है। माता सीता के मायके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। परंपरा इसके साथ ये जुड़ी है कि जब नए घर में बेटी का गृह प्रवेश होता है तो बेटिया के लिए ढेर सारा प्यार के साथ साथ कुछ उपहार भी भेजे जाते हैं। जनकपुर उसी परंपरा को आज निभा रहा है। उत्साह भोपाल में भी है, जहां के डमरू वादकों को अयोध्या आने का न्योता मिला है, जिसके बाद उनका उत्साह भी इसी प्रकार से देखते ही बनता है। रामनगरी अयोध्या में जहां प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी की जा रही है, वहीं मां जानकी के मायके में भी उत्सव जैसा माहौल है। भगवान राम और माता जानकी के गृह प्रवेश से पहले जनकपुर धाम से उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं। इनमें फल, फ्रूट, मेवे, श्रृंगार का सामान, बर्तन और कपड़े शामिल हैं। भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है कि जब बेटी नए घर में प्रवेश करती है तो उसे गृहस्थी से जुड़ी चीजें उपहार में दी जाएं। इसी परंपरा के तहत श्री राम के ससुराल नेपाल से ये चीजें रामनगरी अयोध्या रवाना की गई हैं। लोगों का हुजूम
जनकपुर से आ रही उपहार, प्रभु राम की ससुराल से आ रही सौगात। मां जानकी के मायके में गृह प्रवेश की भव्य तैयारी। परंपरा है कि जब नए घर में बेटी का गृह प्रवेश होता है तो बेटियों के लिए ढेर सारे प्यार के साथ कुछ उपहार भी भेजे जाते हैं। आज उसी पावन परंपरा को, उसी आस्था को, उसी विश्वास को, उसी श्रद्धा को, उसी उत्साह से निभाने का समय है। 22 जनवरी को अयोध्या के साथ साथ देश दुनिया रघुनंदन का अभिनंदन करने के लिए व्याकुल और तैयार बैठी है, और ऐसे में रघुनंदन का ससुराल वो कैसे पीछे रह सकता है। दरअसल हम मौजूद हैं इस वक्त जनकपुर धाम में, नेपाल में स्थित मां जानकी का मायका। और मिथिला परंपरा में कहा जाता है कि जब लड़की का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से भी बहुत सारी सामग्री, फल, मिठाइयां, सुहाग की सामग्री जो है वो तोहफे के तौर पर भिजवाई जाती है। और फिलहाल यही माहौल जनकपुर धाम के घर घर में देखा जा सकता है। जनकपुर धाम से अयोध्या का रिश्ता तब जुड़ा था जब श्री राम ने धनुष तोड़कर माता सीता को अपनी संगिनी बनाया था। उस दिन के बाद से श्री राम हमेशा के लिए सियाराम हो गए। त्रेता युग का वो पावन बंधन अमर हो गया। आज मौका है बंधन की उस डोर को निभाने का। मिथिला में प्रचलन है कि जब घरवास होता है, किसी का गृह प्रवेश होता है, तब मायके से श्रृंगार सामग्री, फल वगैरह वहाँ पर भेजने का चलन है। हम लोग को तो बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि हम लोग जनकपुर से जा रहे हैं अयोध्या। इन टोकरियों में भगवान राम से जुड़े उपहार मौजूद है। इसमें फल, मेवा, मिठाई, श्रृंगार का सामान, बर्तन और कपड़े जैसी चीजें शामिल है, जिन्हें इन भार यानी टोकरियों में रखकर अयोध्या भेजा जा रहा है। जो महिला के लिए, एक सुहागन के लिए जो सामग्रियाँ होती है, वो सारे सामग्रियाँ, चूड़ी, सिंदूर, कम्मा, ये सब होता है, तो उसको भी भेजा जाने की तैयारी किया जा रहा है। उसके साथ मिठाई और खाने का खाद्य सामग्री, मिष्टान सब भेजने की तैयारी की जा रही है। जानकी मंदिर की पहल पर जनकपुर धाम के लोग बढ़ चढ़कर इस भार यात्रा में अपना सहयोग दे रहे हैं। जानकी महल से, किशोरी जी के आप नैहर से परंपरा है भार जाने की, लेकिन जनकपुर वासी में इतना उत्साह है इस पर्व का, जो अपना घर से भी दौरा सजा के ला रहे हैं। किस तरीके से यात्रा निकलेगी, कितने सारे भार लेके जाने का पूरा योजना है? ये तो 11 से हम लोग बोला हूँ, 11 से क्या, यहाँ तो बहुत देख रहा हूँ हम लोग। अब कितना करीब हम लोग 2 गाड़ियों में भर के, बड़ी गाड़ी में, ट्रक में भर के हम लोग इसको ले जा रहा हूँ। बस अब उस घड़ी का इंतजार हो रहा है जब प्रभु राम माता जानकी के साथ अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। कहीं न कहीं एक उत्सव का माहौल, एक जश्न का माहौल जो अयोध्या में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं 22 जनवरी के लिए। वैसी ही तैयारी मां जानकी के मायके में भी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 500 सालों के बाद प्रभु राम और मां सीता का गृह प्रवेश हो रहा है। और ये इतना बड़ा दिन है कि अयोध्या के लोग तो और पूरे देश के लोग तो इसको जश्न के रूप में मनाएंगे ही, लेकिन जनकपुर धाम भी पीछे नहीं रहेगा। उस दिन जनकपुर धाम में भी होली और दिवाली एक साथ मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह, जनकपुर धाम, नेपाल, GNT। तो अब से करीब 1 घंटे पहले नेपाल के जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर से ये स्थिति थी। सैकड़ों की संख्या में राम भक्त मेवे, फल, मिठाई, श्रृंगार के सामानों समेत तमाम उपहारों को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम भक्तों का दल 6 तारीख को अयोध्या पहुंचेगा। आप देखिए जनकपुर से हमारे सहयोगी रोहित सिंह की एक खास रिपोर्ट। 22 जनवरी को प्रभु राम का गृह प्रवेश है और 500 सालों के बाद वो टेंट से निकलकर प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और 22 जनवरी को गृह प्रवेश है और उसको लेकर अयोध्या और देश में जितना उत्साह है उससे कम उत्साह जनकपुर धाम में नहीं है, जो कि प्रभु राम का ससुराल है, मां जानकी का मायका भी है। और यहाँ पर आप देखिए, मिथिला संस्कृति और परंपरा के मुताबिक ये माना जाता है कि जब ब्याहता बेटी का गृह प्रवेश होता है, जब वो नए घर में जाती है, तो गृह प्रवेश में
उसके मायके से बहुत सारी सौगातें, तोहफे भेंट में दिए जाते हैं। और उसी परंपरा को निभाते हुए जनकपुर धाम से आप ये देखिए, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग निकल पड़े हैं अयोध्या के लिए। और इनके सर पर जो आप ये डाला या टोकरी देख रहे हैं, दरअसल इसे मिथिला में भार कहा जाता है। और अभी जनकपुर से ये भार यात्रा निकली है। सैकड़ों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हैं। और ये खूबसूरत भार जो लोग अपने सिर पर लेकर चल रहे हैं, इस यात्रा में शरीक हुए हैं। दरअसल इन भार में फल, मिठाइयाँ, सुहाग की निशानियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन भार में है। और सौगात के रूप में लोग अपने सिर पर इसे लेकर जनकपुर धाम से निकल पड़े हैं और अयोध्या तक इन्हें जाना है। और आप सर पे देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इन भार को सजाया गया है। और ये एक परंपरा दरअसल मिथिला में जो है, उसी मिथिला परंपरा का निर्वहन जो है यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है। आप स्थानीय पुलिस कर्मियों को भी देख सकते हैं, वो भी इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और सर पर भार उठाकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद ऐतिहासिक ये क्षण है, ये पल है जब लोग 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, उसका उद्घाटन होगा, तो उस दिन जनकपुर में भी जो है एक उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा। और लोग किस तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह, जनकपुर धाम, नेपाल, GNT। अब देखिए, अयोध्या में पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। भगवान राम और उनके अन्य भक्त हनुमान जी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। मेरठ से आया राधा रानी के भक्तों का दल अयोध्या में हनुमान गढ़ी के सामने भगवान राम और हनुमान लला के भजन पर झूमता नाचता नजर आया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या में पूरा माहौल भक्तिमय है। मैं इस समय पर अयोध्या में हनुमान गढ़ी के ठीक सामने मौजूद हूँ और किस तरीके से पवन सुत के लिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लोग मस्त होकर के हनुमान जी भगवान श्री राम के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं भजन। बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों हैं। बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान जी महाराज की। ये तमाम लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? बिल्कुल भक्ति रस में डूब गई आप तो। जी मेरे पे राधा रानी आती हैं। अच्छा। राधा कृष्ण मेरे साथ रहते हैं। वैसे तो मैं 2 कदम नहीं चल पाती हूँ, पर जब मैं भक्ति मिली तो कोई घंटों की टाइम नहीं। तमाम लोग कहाँ से आई है? कहाँ से आई है आप? कहाँ से आई? बलिया से। अच्छा, ये तमाम लोग हैं, ये बच्चे भी आए हैं, ये सब लोग कोई बलिया से, मेरठ से आए हैं और सभी भगवान राम की नगरी अयोध्या में भक्तिमय है। सभी जानते हैं कि हनुमान जी की भक्ति से ही राम मिलेंगे, इसलिए हनुमान गढ़ी के ठीक सामने वो भी हनुमान जी की भक्ति में लीन है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार। 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 100 साल पुरानी गीता प्रेस ने भी खास तैयारी की है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के बाद जब प्रसाद बांटा जाएगा तो प्रसाद के साथ गीता प्रेस से प्रकाशित हुई पुस्तकें भी बांटी जाएंगी। गीता प्रेस में छापी जा रही अयोध्या दर्शन की 10,000 क्रांतियां मंदिर ट्रस्ट को उपहार स्वरूप दी जाएंगी। राम आएंगे अयोध्या लौट के, राम आएंगे अयोध्या लौट के।
जब प्रभु श्री राम अपने नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, देश भर में उत्सव का माहौल है। जनकपुर से लेकर देश के कोने कोने से उपहार भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में वो गीता प्रेस, जिसने 100 साल से भी ज्यादा वक्त से धर्म, संस्कृति और परंपरा को समेटा है, सद्भाव फैलाया है, उसे समृद्ध किया है, वो कैसे पीछे रह सकती है? बाईस जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रसाद का वितरण होगा, तब अतिथियों को प्रसाद के साथ गीता प्रेस से प्रकाशित हुई पुस्तकें भी भेंट की जाएंगी। गीता प्रेस में छापी जा रही अयोध्या दर्शन की 10,000 प्रतियां मंदिर ट्रस्ट को उपहार स्वरूप दी जाएंगी। इन पुस्तकों में प्रभु श्री राम के बारे में चित्रों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जानने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। वो लोग उसके बांटने के लिए सभी लोगों को प्रसाद देंगे, तो प्रसाद के साथ ये अयोध्या दर्शन पुस्तक भी दे देंगे। तो ये अयोध्या दर्शन पुस्तक भी लोगों के घर में प्रसाद के रूप में चली जाएगी। और जो अति विशिष्ट लोग होंगे जी, तो उनके लिए 101 सेट की बात है, जिसमें 4 ग्रंथ होंगे। एक तो ग्रंथ होगा, इसमें भगवान राम की लीला के चित्र जो हमारे चित्र मंदिर में लगे हुए हैं, उनमें से अच्छे चित्र इसमें दे रहे हैं भगवान रामलीला के। तो इसमें 976 पृष्ठों के अतिरिक्त 48 पृष्ठ हम लोगों ने आर्ट पेपर पर छपे हुए चित्रों का दिए हैं। गीता प्रेस ने 100 साल से भी ज्यादा समय से भगवान राम के जीवन से जुड़े मूल्यों को घर घर पहुंचाया है। ऐसे में जब अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर परिसर में रामायण के अनुसार कई प्रसंगों को दीवारों पर उकेरने का मौका आया, तब भी गीता प्रेस ने अपना योगदान दिया। माननीय चंपत राय जी गीता प्रेस में आए, उन्होंने चर्चा किया, उनको चित्र हम लोगों ने दिया, दिखाया भी। तो उसके बाद हम लोगों ने सॉफ्ट कॉपी उनको दिया, जबकि सॉफ्ट कॉपी यहाँ से देने का कोई विधान नहीं है। उसके बाद फिर राज परिवार से जुड़े हुए जो हैं वो भी यहाँ आए और उन्होंने काफी चित्रों का सिलेक्शन किया था, लीला के चित्रों का, जिसमें 60 से 65 चित्रों की लिस्ट उन्होंने दी थी और जिसकी सॉफ्ट कॉपी हम लोगों ने उनको उपलब्ध करा दी है। तो अलग ये रहा है कि हमारे चित्रों के माध्यम से वहाँ कुछ चाहे भित्ति चित्र बने, चाहे चित्र बने, जो भी जिसमें उपयोग में आए। लेकिन अभी लग रहा है कि जो हमारी चित्र मंदिर में भगवान राम के लीला के चित्र बने हुए हैं, वो लगता है उस समय भगवान राम ने इसीलिए उसको तैयार कराया होगा कि ये कभी न कभी मेरे किसी काम में ये आएगा। गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर में रामायण के तमाम प्रसंगों के चित्रण का एक विशाल संग्रह मौजूद है। ऐसे में गीता प्रेस ने पहली बार नियमों के खिलाफ जाकर इसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई है। गीता प्रेस वो जगह है जहां से प्रकाशित होने वाली किताबों के माध्यम से हमारे और आपके जहन में भगवान राम और कृष्ण के जीवन का हर पल जीवंत हो उठा। ये सनातन साहित्य का वो भंडार है जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय में 90 करोड़ से ज्यादा धार्मिक पुस्तकें छापी। अब जब भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तब गीता प्रेस भी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। रवि गुप्ता, गोरखपुर, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा सकता है। गायक और कलाकार इस अवसर के लिए खास तौर पर गीत तैयार कर रहे हैं। लोक गायिका कुसुम वर्मा ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी में वो व्यस्त हैं। उनकी ही आवाज में आइए सुनते हैं रामधुन। शोभा देखो हो राम की, मेरे अयोध्या धाम की, हाँ शोभा देखो राम की, मेरे अयोध्या धाम की। नाच रही है सृष्टि सारी, संग नाचे हनुमान जी, हाँ संग नाचे हनुमान जी। सारी नगरिया में छाया है बस एक नाम जी, ओ मेरे राम जी,
हो सारी नगरिया में छाया है बस एक नाम जी, ओ मेरे राम जी। फूलों से सारी गलियां सजाओ, फूलों से सारी गलियां सजा दो, आ रहे हैं मेरे राम जी, हाँ हाँ राम जी, हो राम जी। अरे सारी नगरिया में छाया है बस एक नाम जी, ओ मेरे राम जी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सारी नगरिया में छाया है बस एक नाम जी, ओ मेरे राम जी। हाँ सारी नगरिया में छाया है बस एक नाम जी, ओ मेरे राम जी, ओ मेरे राम जी, ओ मेरे राम जी। आओ री सखियां बजाओ ना ढोल, गाओ तुम भी कुछ मंगल के बोल, बनी रहे जोड़ी सिया रघुबर की, रघुपति राघव हाँ जनक लली की, देत आशीष सभी नर नारी, सिया रानी महारानी, सिया रानी महारानी, सिया रानी का अटल सुहाग रहे, सिया रानी का अटल सुहाग रहे, राजा राम के सर पे ताज रहे, राजा राम के सर पे ताज रहे, सिया रानी का अटल सुहाग रहे, सिया रानी का अटल सुहाग रहे। जब तक ले सी सही बात रहे, जब तक ले सी सही बात रहे, गंगा जमुना हो गंगा जमुना की धारा बहती रहे, गंगा जमुना की धारा बहती रहे, राजा राम के हो सिया राम के सर पे ताज रहे, राजा राम के सर पे ताज रहे, सिया रानी का अटल सुहाग रहे, सिया रानी का अटल सुहाग रहे, सुहाग रहे, सुहाग रहे। बात गुड न्यूज की मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। नेशनल पार्क में मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इसे लेकर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पे पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नामीबियाई चीता आशा ने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 3 शावकों को जन्म दिया है। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टाइगर की बड़ी सफलता है। अब कूनो नेशनल पार्क में 14 वयस्क और 4 शावक मौजूद हैं। इनमें 7 नर चीते गौरव, शौर्य, वायु, अग्नि, पवन, प्रभाष और पावक शामिल हैं, जबकि 7 मादा चीतों में आशा, गामिनी, नाभा, धीरा, ज्वाला, निर्वा और वीरा शामिल हैं। इनमें सभी केवल 2 चीते ही खुले जंगल में मौजूद हैं, जो भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को दिख सकते हैं। बाकी सभी चीतों को अभी तय सीमा में रखा गया है।
और चलिए अब बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर भारत की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जोर है। महिला सशक्तिकरण के बिना आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें देश के कोने कोने से आई महिला उद्यमी अपनी सफलता की नई इबारत रख रही हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आगाज हो चुका है। 3 जनवरी से शुरू हुई ये मेगा प्रदर्शनी भारत मंडपम में आगामी 10 जनवरी तक चलेगी। बीते कई सालों से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के कई प्रयास किए गए। इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, इसको लेकर कई मुहिम चलाई गई और सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें सबसे कारगर साबित होने लगा है। इसी को लेकर फिलहाल दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरुआत की गई है आत्मनिर्भर भारत उत्सव की, जिसमें महिलाएं भागीदारी ले रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहां पहुंची हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं। ये तमाम स्टॉल उन महिलाओं के हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं और उनकी वजह से उनकी तरह और महिलाओं को रोजगार भी मिला है। काम के प्रति अपने समर्पण के साथ सफलता की कहानियां गढ़ती ये महिलाएं आज न केवल अपना बल्कि दूसरी महिलाओं की भी राहें आसान बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की मदद से ये महिलाएं आज छोटे छोटे रोजगारों को नई पहचान दे रही हैं। यहाँ पर मसाले हमें नजर आ रहे हैं, ये सारे मसाले आपने अपने हाथ से बनाए हैं? जी मैम, हाँ जी, ये हर सभी हम जो समूह की महिलाएं सभी मिलकर तैयार करती हैं और इसका जो हमारा मार्केट है वो हम आपस में गेट टुगेदर एक दूसरे को बताते हैं और बहनें वहाँ पर पहुँचाती हैं। तो यहाँ भी बहुत भीड़ है, अभी अभी थोड़े थोड़े मतलब कस्टमर यहाँ खरीदने आए हैं। अच्छा, आज कैसा महसूस होता है आपको कि आप रोजगार आपके पास है, आप रोजगार देने भी लगी हैं लोगों को? हाँ मैम, जी है मैम। हम अच्छा महसूस होता है? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, महिलाएं होते हैं जो कि कुछ प्रोफेशनली काम नहीं करते, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनका मतलब अटैच इंगेजमेंट रहता है, कुछ करते हैं, वो लोग क्राफ्ट बनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, फिर उसको इस तरह से फेयर में कुछ इवेंट्स में स्टॉल्स वगैरह खुलकर अपना कमाई हो जाता है उनका। इन महिलाओं को अपना कारोबार खड़ा करने में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना ने पूरी मदद की है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर देश के पूर्वोत्तर राज्यों तक तस्वीर एक जैसी है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी। देखते हैं कि वहाँ क्या खास है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। इस बीच थोड़ी सी कलाकृतियां दिखाना भी बनता है, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव है, यहाँ पर तमाम जो चीजें अभी आप देख रहे हैं ये सब हाथ से बनी हुई है, यानी हैंडक्राफ्ट है। कोई भी एसएचजी ग्रुप है उसमें जितना भी सामान यहाँ मौजूद है ये सब हाथ से बनाया हुआ है। एक एक करके हम और भी जगह पहुंचेंगे। ये तमाम चीजें जो घर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है ये सब हाथ से बनी है। यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान जो है उसके भी स्टॉल नजर आएंगे। उसके साथ आपको घर में डेकोरेशन के लिए सजाने वाला लड्डू, तिल, क्योंकि तिल का मौसम है तो यहाँ पर वो भी चीजें मौजूद हैं। हाथ से बने हुए कपड़े, देखिए उस तरफ आपको हाथ से बने हुए कपड़े जरूर नजर आ रहे होंगे। और साथ ही यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का एक ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वहाँ के वुलन क्लोथ्स, क्योंकि उत्तराखंड में वुलन क्लोथ्स बहुत खास होते हैं, और यहाँ पर अलबेली जीरो वेस्ट पाउचेस, ये सारे पाउचेस भी हैंडमेड हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हम लोग बेसिकली जो ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो भी टेक्सटाइल और फैब्रिक स्क्रैप बच जाते हैं, हमारी जो एसएचजी की लेडीज हैं हम सब मिलके इसको अपसाइकल करते हैं और इन सारे प्रोडक्ट्स में बनाते हैं। कितनी महिलाएं मिलके काम कर रही हैं? हमारे पास अराउंड 150 लेडीज हैं जो हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। महिला उद्यमियों के हस्त निर्मित उत्पाद लोगों को लुभा रहे हैं। आकर्षण का केंद्र बने भारत मंडपम में हर दिन के साथ भीड़ बढ़ने लगी है। खरीदारी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत उत्सव आपके लिए महिलाओं के हुनर से रूबरू होने का बेहतरीन मौका है। देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहाँ पहुंची है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर
खुद तो रोजगार वो लोगों को दे ही रही हैं, साथ ही सबल और सक्षम भी बन रही है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसको लेकर वो मन की बात के कई संस्करण में कह भी चुके हैं कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, तभी हम एक विकसित देश बन पाएंगे, एक डेवलप्ड देश बन पाएंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर उत्सव भारत मनाया जा रहा है, जहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। रोबोट्स और एआई की एंट्री अब देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स में भी हो गई। यहां डेवलप की गई स्मार्ट लैब में डॉक्टर्स की मदद तकनीक कर रही है। टोटल ऑटोमेशन सिस्टम से लैस ये भारत की पहली स्मार्ट लैब है। इसमें जांच का सैंपल लेने से लेकर प्ले करने तक, प्लेसिंग करने तक, रिकैपिंग करने तक और रिजल्ट जारी करने तक का काम रोबोटिक मशीनें और एआई कर रहा है। दिल्ली एम्स में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को अब जांच के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहां देश की पहली स्मार्ट टेस्टिंग लैब ने काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली एम्स की स्मार्ट लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से काम करती है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। देखिए, स्मार्ट लैब हमारा एम्स दिल्ली में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है। ये सरकारी सेटअप में वन ऑफ इट्स काइंड है। ऐसा हमारा हॉस्पिटल में और पूरे भारतवर्ष में बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे टोटल लैब ऑटोमेशन होता है, जिसमें हम पूरा रोबोटिक लैब के तौर पे हम पेशेंट की, मरीज की रिपोर्ट उनको देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्मार्ट लैब में हमारा जो है एक बड़ा यूनिट है जिसमें हम सीबीसी, जो कि हीमेटोलॉजी में आता है, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी टेस्टिंग एक ही यूनिट में हम करते हैं और पेशेंट को उससे बहुत सुविधा होती है। दिल्ली एम्स के इस लैब को कम समय में बेहतर और पेपरलेस रिजल्ट पाने के लिए डिजाइन किया गया है। हेल्थ सेक्टर में मैन पावर के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जोड़ का ये शानदार नमूना है। पहली ऐसी स्मार्ट लैब है जो हॉस्पिटल में पड़ने वाले बर्डन्स को कम कर रही है। दिल्ली एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां एक दिन में लाखों की संख्या में पेशेंट्स आते हैं और हर दिन पेशेंट को आना पड़ता था अपने टेस्ट रिजल्ट लेने, लेकिन इस स्मार्ट लैब की मदद से उस टाइम को भी कम किया जाएगा और लाखों की संख्या में जो टेस्ट है वो आसानी से एआई की मदद से इस लैब में किए जाएंगे। दिल्ली एम्स में पहले जहां सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक ही सैंपल टेस्ट किए जाते थे, लेकिन अब यहां सैंपल कलेक्शन का टाइम बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। मरीजों के लिए ये स्मार्ट लैब 24 घंटे खुली रहेगी। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये लैब काम कैसे करती है। दिल्ली एम्स में खोली गई है भारत की पहली स्मार्ट लैब। ये लैब एक दिन में 80 से 90 हजार टेस्टिंग करने के लिए सक्षम है। क्या है इस लैब की खास बात? ये लैब एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑपरेट की जाती है। सर, दिल्ली एम्स में पहली स्मार्ट लैब खोली गई, अगर आप हमें थोड़ा बता सकें कि यहाँ पे काम कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सैंपल आते हैं, आप देख सकते हैं सैंपल वो बारकोडेड होते हैं। बारकोड लगे होने के कारण हम उसको आराम से स्कैन करते हैं। हमें स्कैन करने के बाद हमारे सिस्टम में आ जाता है कि सैंपल हमें रिसीव हो गया है। इसके बाद इन सैंपलों को हम मशीन में लगाते हैं। तो हमारा मशीन का ये प्री एंटिकल पार्ट है, ये टोटली इंटीग्रेटेड है और टोटली इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन है। साथ में ये ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूग होता है मशीन से फिर आगे निकल के डीकैपिंग होती है, जिसमें ढक्कन अपने आप खुल जाता है। फिर ये आगे जाके शॉर्टेड आउट होता है कि किस सैंपल को किस जगह जाना है, हीमेट में जाना है कि केमिस्ट्री में जाना है कि इम्यूनो, इस हिसाब से वो अलग हो जाता है। फिर हमारा ट्रैक सिस्टम है, तो ट्रैक सिस्टम से ये डिफरेंट एनालाइजर में मूव करता है। मरीजों को यहाँ पहले डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ता था, फिर 2-3 दिन तक टेस्ट के नतीजे और रिपोर्ट के लिए चक्कर लगाना पड़ता था। मगर स्मार्ट लैब के खुल जाने से मरीजों को एक ही दिन में डॉक्टर को दिखाना, जांच कराना और फिर अपनी रिपोर्ट को लेकर घर जाना मुमकिन हो सकता है। सुबह वो आए, मरीज देख लिया डॉक्टर ने, उन्होंने कुछ जांच प्रिस्क्राइब की, वो जांच उसी टाइम हो जाती है। शाम की ओपीडी में वो दोबारा दिखा के जा सकता है। उसको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेस्ट के लिए अगले दिन की अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। उसी दिन वॉक इन करके वो टेस्ट, अगर खाली पेट की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली, अगर कुछ टेस्ट के लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है, वो अगर जरूरत नहीं है तो वो उसी दिन वॉक इन करके वो टेस्ट वो करा सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स भी हम 3-4 घंटे में उनको मौजूद करा देते हैं।
तो अब जांच के लिए लंबी लंबी कतारों को भूल जाइए। बदलते वक्त में तकनीक आपकी मुश्किलें तो कम कर ही रही है, साथ ही साथ आपका कीमती समय भी बचा रही है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।